हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ताधी और हम लोग कर रहे थे जून के पेपर का सॉल्यूशन। दिस इज द लास्ट वीडियो। इस वीडियो के साथ में हमारे इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। बड़े ही आराम आराम से हमने इस पूरे पेपर को टोटल 8 पार्ट्स के अंदर 8 पार्ट्स में हमने इसे कवर किया है। आई होप आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। जो जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप वाज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच। इनमें से किसके साथ में मेंटल मैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है देन एवरीवन नोस। बिहेवियर ज्योग्राफी है। बिहेवियर ज्योग्राफी, अगर आपने ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ी हैं तो मेंटल मैप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बिहेवियर ज्योग्राफी से वो ज्यादा क्लोजली एसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following university of United States around 1950 was not among the selected centers with a well-defined theoretical focus in geography as a science of spatial analysis? मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ, इनमें से कौन सी यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटी है उसमें 1950 के अराउंड कहाँ पर जो फोकस है वो ज्योग्राफी पे, स्पेशल साइंस जो एनालिसिस है उसको लेकर के नहीं था, है ना। तो ये चीज आपसे पूछी गई है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी यूनिवर्सिटी ऑफ, जो यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी है वो होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन पे डाउट भी है कि हो सकता है एनडीए का कुछ और उन्होंने इसका आंसर माना हो, बट बाकी वैसे यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्रोसेस आपको दे रखी है, लैंडफॉर्म्स दे रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्लूवियल किससे मैच होता है भाई? स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस जो है वो फ्लूवियल प्रोसेस के थ्रू बनती है। सी वेव से क्या एसोसिएटेड है? सी वेव से आपके टोम्बोलोस बनते हैं, है ना। टोम्बोलो हमने देखे हुए हैं कि टोम्बोलो बनते हैं। फ्लूवियो जो ग्लेशियल है उससे बनते हैं आउटवॉश प्लेन्स। एंड पेरीग्लेशियल से आपका एसोसिएटेड है पिंगो। तो अब ये किसके अंदर मैच कर रहा है? 128। अब ये देख लो, फर्स्ट ए का थर्ड एंड बी का 1, सी का आपका आ गया 4 एंड बी का सेकंड, यानी कि इसका आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन इंडिया, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है इन एक्ट्स को। एनजीटी एक्ट कब आया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक्ट जो है वो 2010 के अंदर आया था। बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये आया था आपका 2002 के अंदर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 के अंदर। और जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है ये आपका आया था 1981 के अंदर। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगा लो। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा, सबसे पहले आपका आया था डी यानी कि एयर प्रिवेंशन कंट्रोल का, उसके बाद में आया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, फिर आया था एनजीटी यानी कि नेशनल जो आपकी ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो आया था 2010 के अंदर। तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ये जो सेकंड स्टेटमेंट है अगर आपको इसके बारे में पता है, क्योंकि काफी मतलब पॉपुलर एज सच स्टेटमेंट है ये। कल्चर इज द एजेंट, द नेचुरल एरिया इज द मीडियम एंड द कल्चरल लैंडस्केप इज द रिजल्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कार्ल ओ सावर का। राइट, कार्ल ओ सावर जो है उनका ये, सॉरी, सार जो है उनका ये स्टेटमेंट है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ब्लाश ने नहीं दिया था ये ब्लाश ने नहीं दिया था, ठीक है ना। लिडाल दिला ब्लाश का दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। तो बी देख लो किसके अंदर नहीं है। बी इसमें भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो आपका आंसर वैसे ही निकल गया कि ए और डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। द टर्म एथनोसेंट्रिज्म जो है ये टर्म सबसे पहले विलियम ग्राहम समर ने ही कॉइन की थी। तो ए और डी जो है, डी इज ऑल्सो राइट। हेंसन एंड मैकडोवल एक्सपोज द इनइक्वालिटी इन जेंडर रिलेशंस and also underpin the culture in societies and species. So this is also correct. राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन।
रैंक साइज रूल इन इंडिया अपीयर्स टू होल्ड गुड इन विच स्टेट? रैंक साइज रूल जो है वो इंडिया के अंदर सबसे जो मतलब बेस्ट हमें नजर आता है वो राजस्थान के अंदर आता है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम इन चीजों को, क्योंकि लास्ट है अब ये क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ऐसे है नहीं, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 जो ये हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लैंड यूजेस फ्रॉम सीबीडी टू पेरिफेरी एज प्रपोज्ड बाय द बर्जेस। तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले सीबीडी देखते हैं, एक मिनट। सीबीडी आ जाती है, फिर उसके बाद में आपकी लाइट एंड होलसेल मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, फिर आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन जो आ जाता है, फिर उसके बाद में आपका फैक्ट्री जोन आ जाता है, नहीं सॉरी, फैक्ट्री जोन आ गया, फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन आ गया, ये आपका फर्स्ट, फिर देन जोन ऑफ ट्रांजिशन, फिर उसके बाद में आ गया वर्किंग क्लास वाला, और जो कम्यूटर जोन है वो सबसे एंड में आता है। इनफैक्ट कम्यूटर जोन सबसे एंड में आता है, तो ये सीक्वेंस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये सीक्वेंस आपको देखो सी, देन उसके बाद में ए, देन डी, एंड देन आपका आ जाता है बी, तो यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cities lies in the most seismic sensitive zone? इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा सिस्मिक सेंसिटिव जोन के अंदर कौन सी है? तो दिल्ली है भाई, सिस्मिक सेंसिटिव 4 जो है जोन उसके अंदर आती है, ठीक है ना, सिस्मिक जोन 4 के अंदर आती है दिल्ली, तो दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली एनसीआर रीजन। अरेंज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा है, अब अगर आपको ये जगह पता है कहाँ पर है तो बड़ी आसानी से आप इनका निकाल सकते हो कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हो। नैनी कहाँ पे है? नैनी आपका पड़ता है यूपी के अंदर, प्रयागराज में है। कुरनूल जो है वो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। पुनलुर जो है वो आपका पड़ता है, पुनलुर जो है वो आपका केरला के अंदर पड़ता है, और नांदेड़ जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो अब इसको लगा सकते हो बड़े इजीली नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस के अंदर, है ना। सबसे पहले आपका यूपी आ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ पूछा है तो ए आपका सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र आ जाएगा, देन उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में आ जाएगा केरला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैच करना है ह्यूमिडिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसके अंदर। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, इसको आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको वेट बाय वॉल्यूम से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ग्राम बाय क्यूबिक मीटर से एक्सप्रेस हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज वेट बाय वेट, है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है तो ग्राम बाय किलोग्राम हो जाएगा। मिक्सिंग रेशो हमें पता है कि जो वाटर वेपर और जो मास ऑफ ड्राई एयर है उसके साथ में मैच होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो वैसे ही परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट होता है, एक्सप्रेस किया जाता है ना। तो ये इसका वो है, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन से के अंदर मैच कर रहा है ये। ए का है सेकंड, बी का है फोर, एंड सी का थर्ड, एंड देन डी का वन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट, arrange the following cities in the descending length of daylight in summer season। अब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है जो लेंथ है डे लाइट की समर सीजन के अंदर। तो समर सीजन में हमें पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आपका मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट एक्ट एज अ वर्चुअल इक्वेटर, उसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट सनरेज होती है, वर्टिकल सनरेज गिरती है ना। तो जो आपका ढाका है वो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, और बांग्लादेश ढाका ये बिल्कुल आपका क्लोजेस्ट पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ढाका हो जाएगा, ढाका, ये आपका ढाका, फिर उसके बाद में आ जाएगा चेन्नई, दैट इज ऑल्सो वो सेकंड नंबर पे क्लोजेस्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में शंघाई आ जाता है, उसके बाद में आपका मॉस्को आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, फिर उसके बाद में डी, फिर उसके बाद में ए, एंड देन आपका बी, इस तरीके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मीन सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू व्हाट? ग्लोबल जो मीन सी लेवल है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से जो ओशियंस जो है उसका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है वाटर का, जो ओशियंस का, तो वो उस वजह से आपका जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो इस वजह से राइज कर रहा है, ड्रास्टिकली राइज करेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ए इज द वन नंबर जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एट द ग्लोबल लेवल इज अबाउट हाउ मच सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर होता है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ग्लोबल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो फॉर्मूला और उसका पर्पस दे रखा है, फॉर्मूला इक्वेशन को हमें मैच करना है। तो टू कैलकुलेट द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ का जो का स्केल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और टू कैलकुलेट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट तो उसका ए मैच होता है 4 से। तो मुझे खुद इस क्वेश्चन में डाउट है, ऑप्शन 3 और 4 के अंदर इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर पता चलता है देन प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपके जैसे और बहुत एस्पायरेंट्स जो है स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ मास वेस्टिंग बेस्ड ऑन द मूवमेंट फ्रॉम स्लो टू फास्ट। अब हमें देखो मास वेस्टिंग से एक क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट पक्का पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे इसने स्लो टू फास्ट मूवमेंट का पूछा है। ठीक है, तो सॉइल क्रीप जो है दैट इज द स्लोएस्ट। तो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट जो है, स्लोएस्ट वो आपकी सॉइल क्रीप होती है। फिर उसके बाद में सॉल्यूफ्लिक्शन। और मड फ्लो और अर्थ फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ फ्लो जो है वो मड फ्लो से मतलब कि स्लो होता है, मड फ्लो ज्यादा फास्ट होता है। तो ये सीक्वेंस आप देख लो कहाँ पे मिल रहा है आपको ये। सी सॉइल क्रीप इज द स्लोएस्ट वन, फिर उसके बाद में सॉल्यूफ्लिक्शन आ जाता है, उसके बाद में अर्थ फ्लो एंड देन मड फ्लो। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द जून पेपर जो हुआ था। अभी उसका खैर री एग्जामिनेशन भी हो रहा है, उसका भी बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब भी पेपर हो जाएगा तब। इसकी जो पीडीएफ है दैट आई विल प्रोवाइड यू ऑन दिस चैनल। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एमडी पिनासी ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आइदर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन जो टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम पे जो मेरा आईडी है वो मुक्ता अंडरस्कोर धीर करके है, तो आप ये देख सकते हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। This is all about the video lecture. I hope you have learned something from it. And if you like the content, if you like the explanation, then please video को subscribe कर लीजिए। And जितने भी अपने friends से share कर सकते हैं, please do share it as much as you can with your friends। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Till then stay connected. Bye bye.